नमस्कार, स्वागत है आपका चाय पे चर्चा पे फ्रॉम इटर्नल हॉस्पिटल। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निशा गौर मैम, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है बोथ इटर्नल हॉस्पिटल जवाहर सर्कल एंड इटर्नल हॉस्पिटल सांगानेर में। हम जनरली बात करते हैं डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, बहुत सारे और बीमारियों की, बट जो बात नहीं करते हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जिसे हम किडनी मानते हैं। तो आइए आज बात करते हैं किडनी के बारे में। थैंक यू। हेलो, मैं मोनिका माथुर रोटरी क्लब जयपुर से आई हूँ, रॉयल से। मैं ये पूछना चाहती हूँ, सबसे पहले बताइए मतलब किडनी करती क्या है अपने शरीर के अंदर? नमस्कार, मैं डॉक्टर निशा गौड़, सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन। आज हम किडनी के बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ पे हैं। तो सबसे इग्नोर्ड ऑर्गन, कई बार मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी भी सोसाइटी में उतनी अपने अवेयरनेस नहीं है कि किडनी भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। जितनी अवेयरनेस हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ के लिए, ब्रेन डिजीज़ के लिए आ गई है, उससे बहुत पीछे अभी हमें किडनी डिजीज़ की अवेयरनेस के लिए। लेकिन केसेस बहुत ज़्यादा स्पीड से अपने हम देखेंगे सोसाइटी में, किसी भी पड़ोसी को, फैमिली में आजकल ऐसा आने ही लगा है कि हर 28% को, हर 20 से इंसान को अपन को देखने में आता है कि किडनी का कुछ ना कुछ इश्यू स्टार्ट हो चुका है। तो हम देखें किडनी फंक्शन क्या करती है, ये देख रहे हैं। तो सबसे पहले इतना तो हमें पता है कि किडनी फिल्टर का काम करती है। इतना तो सबको पता है कि जो भी ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हम खाते हैं, तो वो ब्लड में मेटाबोलाइज होता है अपनी बॉडी के अंदर। और जो मेटाबोलाइज होके जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, वो ज़्यादातर यूरिन के थ्रू किडनी से अपन बाहर निकलते हैं। तो ये तो फर्स्ट और सबको पता है वो फंक्शन है। और फिर मैं क्यों बोलती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, कि ये काम तो अपना गट भी कर रही है, वो भी तो अपना निकालती है वेस्ट प्रोडक्ट। तो किडनी क्यों इम्पॉर्टेंट है? किडनी का सेकंड और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जो बहुत लोगों को नहीं पता होता है, कि बीपी का कंट्रोल जो होता है वो हार्ट के साथ साथ किडनी भी करती है। तो किडनी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी यंग जो बच्चे हैं, यही मेरा एक वो होता है हमेशा कि जितने भी यंग बच्चे 50 साल से 60 साल से ऊपर जिनकी एज है, उनको इसेंशियल हाइपरटेंशन होती है। बट उससे कम जो है 40 से नीचे अगर जो भी है और उसको किसी भी टाइम बीपी का पता लग रहा है, तो ज़रूरी है कि हम किडनी को एक बार इवैल्यूएट करा लें, क्योंकि कई बार किडनी डिसफंक्शन की वजह से उस एज में बीपी आता है। तो बीपी कंट्रोल इज़ वेरी नेसेसरी। जो किडनी का फंक्शन है कि जितना भी एक्स्ट्रा सॉल्ट है, जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड हमने लिया है, वो किडनी अपने हिसाब से बॉडी में से निकाल देती है। सेकेंड, जो मिनरल मेटाबॉलिज्म है कि आप एक्स्ट्रा सॉल्ट खाओगे तो वो एक्स्ट्रा निकाल देगी। अगर आपकी किडनी ख़राब है तो सॉल्ट रिटेंशन होता है, फ्लूइड रिटेंशन होता है, ये फंक्शन किडनी का होता है। पोटाशियम जो हम खाते हैं, जो भी इंडियन डाइट है, उसमें सब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनमें पोटाशियम है, कैल्शियम रिच डाइट है अपनी, सो वो सबका जो मेटाबॉलिज्म है वो किडनी करती है। थर्ड फंक्शन और सबसे ज़रूरी जो लोगों को नहीं पता होता है कि बोन की स्टेबिलिटी के लिए, कि बोन अपनी पावरफुल है या नहीं, उसके लिए किडनी फंक्शन बहुत ज़रूरी है। जो भी हम विटामिन डी लेते हैं वो एक्टिव किडनी के अंदर ही होता है। तो अगर आपकी किडनी काम नहीं कर रही है तो बोन बहुत फ्रेजाइल हो जाती है। अगर कभी भी ऐसा किसी भी फ्रैक्चर हुआ कि बिना कोई मेजर रोड एक्सीडेंट के और आप गिरे और फ्रैक्चर हो गया, आपको बैठे बैठे फ्रैक्चर हो गया, कई लोग कहते हैं खांसते हुए पसलियों में फ्रैक्चर हो गया, तो उसमें किडनी डिसफंक्शन को हमें देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं बोन आके फ्रेजाइल है। इसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। तो ये तीसरा फंक्शन हो गया है। चौथा फंक्शन है, कोई और आप इनपुट देना चाहें तो, बहुत सरप्राइजिंग है कि किडनी हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ज़रूरी होती है ना। जो भी आप देखें कि बिल्कुल पेशेंट कहते हैं कि है ना, पहला हमें पता ही सिम्टम ये लगा कि हम पीले से होने लग गए, फीके से पड़ने लग गए। सब लोगों ने ये बोला कि आप तो सब खा रहे हो, सब ले रहे हो, लेकिन ऐसे फीके से कैसे हो रहे हो, हीमोग्लोबिन कैसे कम हो रहा है? तो किडनी में से एक इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है, जो हमारी बोन मैरो जहाँ से ब्लड बनता है उसको स्टिमुलेट करता है। तो जैसे हम मजदूर को बोलते हैं कि आप वॉल बनाइए, तो अपने पास सीमेंट भी है, ईंट भी है, सब कुछ है, लेकिन जब तक मजदूर नहीं है वो वॉल नहीं बनेगी। तो वो मजदूर जो है वो किडनी इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की तरह से भेज रही है। जब तक वो नहीं होगा आपका हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, चाहे आप कितना भी आयरन सप्लीमेंट लीजिए, B12 सप्लीमेंट लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है। तो ये सारे फंक्शन फिल्ट्रेशन के अलावा भी हैं, इसीलिए मैं किडनी को एक पावर हाउस बोलते हैं कि कुछ भी उल्टा सीधा किडनी के साथ हुआ है तो कोई भी ऑर्गन आपका रिस्क पे है। कि किडनी अगर खराब है तो हार्ट अटैक के लिए भी आप रिस्क पे है, स्ट्रोक के लिए भी आप रिस्क पे हैं, फ्रैक्चर के लिए भी आप रिस्क पे है, हीमोग्लोबिन भी आपका कम रहेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारी किडनी के हैं।
मैं हरलाल वर्मा, नमस्कार। नमस्कार जी, रोटरी रॉयल जयपुर से हूँ। इसकी ट्रांसप्लांट के बाहर किडनी की लाइफ क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम? मैक्सिमम। सर हम ट्रांसप्लांट के बाद में एक मीन लाइफ बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि हर पेशेंट सेम तरीके से बिहेव करने वाला है ना। वो ट्रांसप्लांट में कितना मैच हुआ है, कितना नियर रिलेटिव ने दिया है, उस पर भी डिपेंड करता है, और पेशेंट की एज कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। यस, यंग पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो वो उल्टा है उसके लिए कि उसको रिजेक्शन का रिस्क हाई रहेगा, क्योंकि अपनी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। तो कोई भी ऑर्गन आपने बाहर का लगाया है तो आपको इम्यूनो सप्रेशन भी ज़्यादा देना पड़ेगा, नहीं तो वो ऑर्गन को रिजेक्ट कर देगा। वही अगर हम मिडिल एज में जाएँ, 40 के आसपास या 50 में जाएँ, 60 पे जाएँ, तो उन लोगों को इम्यूनो सप्रेशन की बहुत कम ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी खुद की इम्यूनिटी कम होती है। तो फर्स्ट फैक्टर तो ये है। फिर आपने क्वेश्चन पूछा कि कितना लंबा, तो मीन हम मान के चलें तो 12 से 14 साल हम बोलते हैं कि 12 से 14 ईयर्स मीन है। मैक्सिमम हमने देखा हुआ 25 ईयर्स। मिनिमम रिजेक्शन अगर किसी को हो गया है, किसी ने ड्रग्स ढंग से नहीं लिए हैं, तो वो पेशेंट की लापरवाही की वजह से भी बहुत कम चल सकती है। लेकिन मीन मान के चलें कि एक बार ट्रांसप्लांट कराया है तो 12 से 14 साल बिल्कुल वो किडनी चल सकती है। और मैक्सिमम अभी तक जो हमारे फॉलोअप में है वो सब 25 ईयर्स वाले भी हमारे फॉलोअप में है कि 25 साल से किडनी चल रही है। वो मैक्सिमम वाले वो उनके हो गए। मेरे अंदर जो है उनका मैं बता रही हूँ कि जो 25 साल से फॉलोअप में हमारे यहाँ है ना। बाकी वही मैंने बोला कि जितना आप ढंग से करेंगे, फॉलो करेंगे, जितना आप ढंग से दवाइयाँ लेंगे, तो बिल्कुल वो किडनी लंबी चल सकती। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं DK सोती। मैडम, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो इतना प्रयासों के बाद भी जो है हम डोनेशन, जो ऑर्गन डोनेशन है, किडनी का डोनेशन, वो किसी भी तरह से हम इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कैडेवर जो डेथ है उसमें मतलब जैसे आप पॉपुलेशन इतनी है हमारे यहाँ, एक्सीडेंटल केसेस सबसे ज़्यादा होते हैं वर्ल्ड में, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो अगर वही डोनेशन में अगर उसी का डोनेशन हो जाए तो हमारी जो वेटिंग लिस्ट है जो ट्रांसप्लांट की विभिन्न जो है श्रेणी में, चाहे वो हार्ट ट्रांसप्लांट हो और किडनी ट्रांसप्लांट हो, तो वो बिल्कुल जीरो हो सकती है। तो इसमें मेरा थोड़ा ये आपसे जानना चाह रहा था कि इसमें क्या बाधा है, मतलब कैसे इसको हम कम कर सकते हैं या ख़त्म जीरो कर सकते हैं? जी, देखिए हम भी चाहते हैं कि आज अगर जैसे 1 लाख लोग भी अगर हैं तो बहुत कम लोगों को डोनेशन मिल पा रहा है। डोनेशन में हम देखें तो अभी तक राजस्थान में या नॉर्थ इंडिया की भी मैं बात करूं तो लोग लाइव डोनेशन पे ही अभी तक निर्भर हैं कि घर में से किसी ने हिम्मत करके, मोस्टली मदर होती हैं, सेकंड पे वाइफ होती हैं, फिर फादर या हस्बैंड का टर्न आता है ना। तो जो फीमेल्स हैं घर की वो ही ज़्यादातर दे पा रहे हैं, वो ही इतना केयर के साथ में दे रही हैं। कैडेवर डोनेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा एक स्कोप है जो अभी तक सोसाइटी ने छोड़ा हुआ है। क्यों है? क्योंकि एजुकेशन लेवल उतना नहीं है और परंपराएं हैं हमारी, एक तरीके का हमारा एक अपना धर्म में बिलीव है, वो चीज़ भी कहीं ना कहीं आ जाती है कि अभी तक वो वाला बिलीव अपना बहुत ज़्यादा हम ब्रेक नहीं कर पाए हैं। साउथ इंडिया में आप देखेंगे तो कैडेवर डोनेशन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोनेशन है, अभी फर्स्ट पे है। हैदराबाद में आप देखेंगे, साउथ में आप देखिए, कर्नाटका में, चेन्नई में, हैदराबाद में बहुत अच्छा कैडेवर डोनेशन हो रहा है ना। और इसी वजह से लोगों को किडनीज भी मिल रही हैं। यहाँ जहाँ तक मैंने देखा है, क्योंकि मैंने SMS में भी काम करा है, मेरी रेसिडेंसी वहाँ पे रही है, उसके बाद में मैं वहाँ रही हूँ, तो वहाँ कैडेवर डोनेशन कंपेयर टू प्राइवेट सेटअप और अच्छा है। लोग कई बार समझ जाते हैं, यंग पेशेंट है, ट्रॉमा वाले वहाँ लाते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि पूरी रात हमने प्रिपेयर करा है, सब समझाया है, लेकिन कोई भी गांव के या कोई भी आते हैं और वो ऐसा बोल देते हैं कि नहीं इतना यंग बच्चा है, अगले जन्म में चाहिएगा, कैसे निकालें, काटेंगे, बिल्कुल फेस खराब हो जाएगा। तो वो वैल्यू अभी तक वो चीज़ गई नहीं है। बहुत लोगों को हमने बुला लिया, 6 लोग हमारे तैयार हो गए, 2 किडनी आने वाली। आज सोचे कितनी उम्मीद से वो लोग आए हैं कि आज 5 साल बाद हमें किडनी मिलेगी, और ऑल ऑफ सडन आप सुबह नकार देते हैं कि नहीं हम तो नहीं करेंगे, हम लेके जा रहे हैं दाह संस्कार के लिए। तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। तो बेसिक चीज़ आती है एजुकेशन की। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग, एजुकेट होना चाहिए हर इंसान को कि ऐसा करने से आपका जो चला गया है उसको कोई भी नुकसान नहीं है, उल्टा वो 12 लोगों को दे के जाएगा, कुछ किसी न किसी तरह से जिंदा रहेगा। एक ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी को लाइफ दे के जा रहे हैं, है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जिसका भी कैडेवर डोनेशन हुआ है, चाहे कितने भी कम लोगों का हुआ है, मुझे लगता है सोसाइटी लेवल पे हमको उनको प्रमोट करना चाहिए
आप उनका इंटरव्यू कराएंगे, एक इमोशनल अवेयरनेस क्रिएट होती है कि हमें इतने साल से कुछ नहीं मिला था, हम लिस्ट में थे और अचानक से हमारी लाइफ बदल गई है डोनेशन होते ही। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सोसाइटी लेवल पे या कभी भी हम वर्ल्ड किडनी डे आता है उस पर हम उन लोगों को बुलाएं, उनका इंटरव्यू हम प्रमोट करें सोसाइटी में, तो लोगों को लगेगा कि हाँ हम कर पाए। जैसे अब यहाँ हम इतने लोग बैठे हैं, किसने अपना कैडेवर डोनेशन में रजिस्ट्रेशन करा रखा है ना? तो हम इतने लोगों में भी नहीं है, वो वाली बात हो जाती है ना? तो ये अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब जा रहे हैं, जब डॉक्टर ने ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया है कि अब आगे और कुछ भी नहीं है, तो एक जो मोह है, सही बात है, किसी का भी नहीं छूटता है, लेकिन वो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है कि हम 11 लोगों की ज़िंदगी सुधार के जा सकते हैं। हेलो मैम, मैं डॉक्टर गिरीवर हूँ जयपुरिया हॉस्पिटल में। आई एम फ्रॉम रॉयल रोटरी रॉयल। मैम मेरा पर्सनल क्वेश्चन ये है, आई एम ऑल्सो किडनी रेसिपिएंट। ओके सर। तो आई हैड आईजी नेफ्रोपैथी। ओके। तो मुझे ये जानना है कि हाँ व्हाट इज द प्रोग्नोसिस फर्स्ट। सेकेंड इज ज़्यादातर फिर यहाँ किडनी पेशेंट बहुत हैं जिनका रिजेक्शन के बाद जैसा ये डिसी किया उन्होंने। मैम ये रिजेक्शन जो होता है उसमें बेसलाइन जो क्रेटनिन रहता है उसके बाद इम्प्रूवमेंट हो सकता है क्या किडनी फंक्शन टेस्ट? सिर्फ रिजेक्टेड किडनी के ऊपर बात कर रहे हैं कि एक बार रिजेक्शन हो गया और हम 2 ग्रेड पे पहुंच गए मान लो, उसके बाद आप चाहते हैं कि वो 2 से नीचे आएगा कि नहीं आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। यस। ठीक है, किडनी फंक्शंस कैसे रहेगी? ठीक। तो आपका आईजे नेफ्रोपैथी है, पोस्ट ट्रांसप्लांट कुछ डिजीज होती हैं जो बेसिक प्राइमरी होती हैं, कि हम हमेशा ये जानना चाहते हैं कि प्राइमरी डिजीज कौन सी थी कि जिसने पहले खराब करा था। बिल्कुल हमारे दिमाग में हमेशा यही होता है। कुछ केसेस में ही पॉसिबल हो पाता है, जो अर्ली ऑन आए हैं, हमने किडनी बायोप्सी करी है तो हमें पता होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि बिल्कुल अब खराब हो गई, अब कुछ नहीं कर सकते। किससे खराब हुई है कारण नहीं पता। कुछ डिजीजेस अग्रेसिव होती हैं जो विद इन 2 ईयर्स आपके पोस्ट ट्रांसप्लांट में भी आ सकते हैं, है ना? जिसमें से हम FSGS बोलते हैं, फिर MPGN होता है, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव। आपका जो केस है आईजे नेफ्रोपैथी, वो माइल्डर में आता है कि 10 साल तक उसमें ज़्यादातर रिकरेंस नहीं होता। आपके आईजे डिपॉजिशन आने स्टार्ट हो जाएंगे उसके अंदर, लेकिन वो बहुत जल्दी किडनी को खराब नहीं करती है आईजे नेफ्रोपैथी। फर्स्ट ये आपका क्वेश्चन हुआ कि क्या प्रोग्नोसिस है। आईजे नेफ्रोपैथी बिल्कुल रिकरेंस होता है, बट 5 to 10 ईयर्स में तब तो बिल्कुल कुछ भी खराबी की मुझे कोई उम्मीद नहीं होती। बायोप्सी में ज़रूर आपके आईजे डिपोजिशन आने स्टार्ट हो जाता है विद इन 1 ईयर, है ना? बट खराब करती हो अग्रेसिव वो ऐसी नहीं है। बहुत लोगों की DDD बोलते हैं, डेंस डिपॉजिट डिजीज, MPGN है, कुछ जेनेटिक डिजीजेज होती हैं, वो बहुत अग्रेसिव होती हैं। तो कई बार हम उनको मना ही कर देते हैं कि आप मत करिए क्योंकि 1 साल में फिर से खराब होने वाले है ना? तो अपन किसी की किडनी भी लें और वो चले भी नहीं तो कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात है रिजेक्शन की। रिजेक्शन होता है, एक तो अक्यूट रिजेक्शन है, क्रॉनिक रिजेक्शन है, और टाइम पे भी डिपेंड करता है। आपने जस्ट ट्रांसप्लांट करा, उसी टाइम रिजेक्शन हुआ, आपने अग्रेसिवली ट्रीट करा उसको, तो बिल्कुल बेस लाइन पे आ जाता है क्रिएटिनिन। कई बार नॉर्मल आ जाता है और लॉन्ग टर्म में भी उसके बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं रह जाते हैं। आपका क्रॉनिक रिजेक्शन है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है ना? 4 साल बाद, 5 साल बाद में धीरे धीरे आपका रिजेक्शन स्टार्ट हुआ है। उस केस के अंदर हमारे पास बहुत कम चीज़ें होती हैं कि एक बार आपने इम्यूनोसप्रेशन बढ़ा दिया, स्टिल धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है ना? तो उसको क्रीपिंग क्रिएटिनिन कहते हैं कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। उस टाइम में कई बार ऐसा होता है कि लंबे टाइम आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ रहे क्या, तो उसको नॉर्मल लाना मुश्किल होता है। इसीलिए रेगुलर फॉलोअप इज़ नेसेसरी कि कब आपका पीरियड बढ़ना स्टार्ट हुआ है। 1.2 था, 1.3 नेक्स्ट मंथ हो गया, तो हमारे लिए तो वो भी वो है, सिग्निफिकेंट है कि 1.2 से 1.3 क्यों गया है ना? लोगों को लगता है 0.1 ही तो बढ़ा है, लेकिन वो हमारे लिए एज ट्रांसप्लांट फिजिशियन हमारे लिए अलार्मिंग है कि एकदम से क्यों बढ़ा है। इतने दिनों से नॉर्मल चल रहा था। Then initially I had a creatinine of 2.0, right? उसके बाद 6 months के बाद it came around 1.98. Now I have 1.95. Is it मतलब kidney is improving? Kidney function है improving? किडनी फंक्शन नहीं, आपका इनिशियल रिजेक्शन रहा होगा, इनिशियल फेज में रहा होगा। हाँ, इनिशियल उस लाइन से ट्रीट हो जाता है तो थोड़ा सा नीचे आता है, बट अगर बेसलाइन आपका 1.9, 1.2 ही चल रहा है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनिशियली अगर जैसे रिजेक्शन से लोगों की किडनी भी शट हो जाती है, हम वापस से डायलिसिस पे भी आ जाता है, लेकिन हम अग्रेसिवली ट्रीट करते हैं। तो बहुत मेरे पेशेंट है जो 0.9, 0.8 पे चल रहे हैं, तो वो हुआ कि कम्प्लीटली आपने रिजेक्शन रिजॉल्व कर दिया। आपके केस में 2 है, इसका मतलब कुछ ना कुछ डैमेज छूटा है ना? तो उसमें कुछ ना कुछ डैमेज तो हुआ ही है, और उससे नीचे जाने की इतने साल बाद मुझे उम्मीद नहीं लगती है। बस ये है कि आपको ये देखना है कि ये अगर इंक्रीज हो तो स्लो प्रोग्रेस हो। दैट इज आवर टारगेट कि इससे ज़्यादा बढ़े। अगर 0.2 पे बढ़ रहा है तो 2 साल पे बढ़े, 2 महीने में नहीं बढ़े। दैट शुड बी आवर टारगेट।
फंक्शन तो कर ही रही है किडनी, बट मुझे नहीं लगता कितने मंथ्स हो गए हैं, 4 years. 4 years के बाद में ऐसा नहीं हो सकता कि अपन वापस 1.2 या 1 पे आ जाए। नहीं पे हाँ, मतलब 1.9 से वापस अपन 1.2 या 1.0 पे आ जाए, उतना पॉसिबल नहीं। I think मैम दो से यदि 1.95 आफ्टर 4 years तो दैट्स फाइन ना, आपने बीपी कंट्रोल करा होगा। हाँ हाँ, बस यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बीपी कंट्रोल, डाइट कंट्रोल, और आप एंटी रिजेक्शन मेडिकेशन खाते रहें। हेलो मैम, मैं हर्षवर्धन हूँ, सेक्रेटरी रोटरी क्लब जयपुर रॉयल। किडनी को साइलेंट डिजीज़ लोग बोलते हैं, जी। तो इसके क्या सामान्य लक्षण हो सकते हैं जिससे एक आम आदमी भी इसकी पहचान कर सके? हाँ, किडनी डेफिनेटली हम साइलेंट डिजीज़ के साइलेंट किलर बोलते हैं हम किडनी को, है ना। बहुत से बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे एकदम से आएंगे कि हमें तो सिर्फ उल्टी हुई थी, और किसी ने उल्टी के लिए टेस्ट भी नहीं कराया। लोकली पेरीफेरी में ऐसा होता है कि पैंटोसिड दे दिया, उल्टी का कुछ भी दे दिया, फिर थोड़ा और आगे बढ़े कि हमारी उल्टी 1 महीने से ठीक नहीं हो रही है, भूख नहीं लग रही है, तो कोई ऐसा कराता है किडनी फंक्शन टेस्ट, तो अचानक से ऐसा निकल के आता है कि 10 क्रिएटिनिन था, 12 क्रिएटिनिन था, 15 क्रिएटिनिन था, ऑल ऑफ सडन हम डायलिसिस पे आ गए हैं। बहुत यंग बच्चे हैं, 17 साल से 21 साल के, बिल्कुल अच्छा सब काम करते हुए, खेती बाड़ी करने वाले बच्चे जो बिल्कुल यंग हैं, सब खाते पीते हैं ना, वो लोग आते हैं। तो बिल्कुल ये साइलेंट किलर है। अब सिम्टम्स कब आते हैं? जब आपका मोर देन 50% डैमेज हो चुका है ना। हमें उससे पहले ही देखना है। तो हम इसको क्या कहते हैं, आइसबर्ग फिनोमेना कहते हैं, कि किडनी में ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा है लेकिन नीचे डिजीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है। तो जब भी पेशेंट मुझे पूछते हैं कि स्टार्टिंग से मुझे कैसे पता लगे, तो सिम्टम से कभी पता नहीं लगेगा, आपको टेस्ट कराना ही पड़ेगा। 2 क्रिएटिनिन कभी भी कोई सिम्टम नहीं बताएगा, 3 क्रिएटिनिन कभी भी कोई सिम्टम नहीं बताएगा, अनटिल अनलेस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जैसे इनका था, IgA नेफ्रोपैथी, उसमें हो सकता है कि पाँव में सूजन आना आपको स्टार्ट हो। लेकिन उसके अलावा फॉर बहुत सारे डिजीजेज हैं जो आपका जब तक 4-5 पे क्रिएटिनिन नहीं पहुंच जाएगा तब तक कोई भी सिम्टम नहीं देगी। इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं? रात में अगर आपने 4 से 5 बार उठ के टॉयलेट भी जाना पड़ रहा है तो वो भी एक किडनी सिम्टम है, वो भी नॉर्मल नहीं है। दूसरा सिम्टम है स्वेलिंग आना, पाँव में स्वेलिंग आ रही है, पाँव से पहले आंखों के चारों तरफ स्वेलिंग आनी स्टार्ट होती है, पेरी और बाइटल। सुबह उठे हैं, मुंह पफी लग रहा है लेकिन शाम तक ठीक हो जाता है, या बहुत लंबा टाइम आप खड़े रह गए, कुछ काम कर रही है तो आपको पाँव में स्वेलिंग आने लगी, रात में ठीक हो गई, ये सेकंड सिम्टम है। थर्ड, हाइपरटेंशन के लिए अपन को हमेशा देखना है। 40 ईयर्स से नीचे अगर किसी को भी हाइपरटेंशन हो रही है, लेस देन 50 ईयर्स भी, किसी का भी बीपी अगर 140 की तरफ भी जा रहा है तो बिल्कुल एक किडनी का सिम्टम है, उसको कभी अवॉइड नहीं करना है, किडनी को दिखाना ही है हमें। और आगे की तरफ जाएं तो ये सिम्टम्स हैं कि एपैथी हो जाना, लेथार्जी रहना, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं रहना, इचिंग होना, क्योंकि एनीमिया की वजह से लेथार्जी रहती है, इचिंग होती है, खुजली बहुत ज़्यादा चल रही है, कलर का डार्क कॉम्प्लेक्शन हो जाना कि धीरे धीरे कलर एकदम डार्कनेस की तरफ जा रहा है अपना, रात में बार बार उठ के टॉयलेट जाना, रात में सांस फूलना, पूरा दिन सांस नहीं खुलती, रात को सीधे लेटे सांस फूलने लग गई है, ये सब सिम्टम्स होते हैं। पेशाब में झाग आना, पेशाब का बार बार आना, ये सब सिम्टम्स हैं जो किडनी के होते हैं, जिसमें से अर्लीस्ट सिम्टम आप मेरे मान के चलो तो अगर आपने कभी बीपी चेक कराया और आप हाइपरटेंसिव हैं, जैसे ब्लड कभी डोनेट करने गया है, बहुत कॉमन चीज़ है, ब्लड डोनेट करने गया उसका बीपी 180 था, तो कुछ लोग बोल देते हैं कि ये तो डोनेशन करने आया है, इस वजह से डर के मारे बढ़ गया है ना। तो क्रॉस चेक ज़रूर कराना है। हम जब भी पूछते हैं ना, ये हिस्ट्री आती ही आती है कि मैम एक बार ऑफिस में चेक करा था तब 160 था, उसके बाद कभी हमने चेक नहीं कराया, एक बार ज़रूर था 3 साल पहले, है ना। तो ये हिस्ट्री आती ही आती है ना। तो बीपी, साथ में रात में बार बार उठ के टॉयलेट आ रहा है और यूरिन में झाग आ रहा है, दीज आर द अर्लीस्ट, सबसे अर्ली। उसके बाद स्वेलिंग आना, भूख नहीं लगना, उल्टी रहना, सांस फूलना, ये सब आना स्टार्ट होता है। मैम, किडनी डिजीज़ के मतलब व्हाट टाइप ऑफ किडनी डिजीज़ की, ऐसी कोई किडनी डिजीज़ है जो रिवर्सिबल है? जैसे CKD, आई एम ऑल्सो किडनी रेसिपिएंट, ओके, तो ऑल नाइट ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट, है 10 लोग हैं मम्मी। हाँ, अरे वेरी नाइस। तो किडनी डिजीज़ रिवर्सिबल है? यस, आई वुड से यस, व्हेन जब आप अर्ली आ रहे हैं, ठीक है। जितना भी मैंने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बताया है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब आपका जो किडनी का फिल्टर है उसमें इन्फ्लामेशन स्टार्ट हुआ है, लाइक IgA नेफ्रोपैथी। तो देयर आर 10 और 15 काइंड ऑफ डिजीजेस जो अर्ली में यही स्टार्ट करती है, फिल्टर खराब कर रही है, यूरिन में से प्रोटीन आना स्टार्ट हुआ है, RBCs आने स्टार्ट हुए हैं, बीपी थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट हुआ है, योर क्रिएटिनिन इज अराउंड 2 और 1। तो वो पेशेंट में जब किडनी का साइज नॉर्मल है सोनोग्राफी में, तो यस दैट इज रिवर्सिबल। हम उसमें बायोप्सी करेंगे किडनी की, हम देखेंगे कौन सी डिजीज आ रही है और उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो यस दैट इज रिवर्सिबल।
आरपीजीएन बोलते हैं, एक फिनोमिना होता है रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। कई बार सुना होगा, 2 महीना पहले तो बिल्कुल सब कुछ ठीक था, अब अचानक पेशेंट डायलिसिस पे आ गया है, 8 क्रियाट हो गया, 9 क्रियाट हो गया, तो वो एक इमरजेंसी है। अब उसमें अगर वो हमारे पास आया तो वी कैन रिवर्स, और उसमें वो अल्टरनेट थेरेपी पे चले गया कि किसी ने ये बोल दिया कि नहीं हम बिल्कुल किडनी ठीक कर देंगे, तो ऑफ कोर्स 3-4 महीने बाद वो सीकेडी हो जाएगा। बहुत है मेरे पेशेंट जो 9 क्रियाट डायलिसिस से आरपीजीएन थे, हम लोगों ने बायोप्सी करी, ट्रीटमेंट करा डिजीज़ का, इम्यूनोसप्रेशन दिए हैं, तो अभी वो आराम से 1.2 1.0 क्रियाटिनिन पे ऑफ डायलिसिस आ गए हैं। तो इसीलिए वो चीज़ है कि जितना जल्दी आएंगे उतना हम ट्रीटमेंट जल्दी करके उसको रिवर्स कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एक बार अगर सीकेडी हो गया तो दैट कांट बी रिवर्स्ड। अगर हमने बोल दिया, डिक्लेयर करा है कि बायोप्सी में सीकेडी आया है कि क्रॉनिक हो गया है, किडनी का साइज छोटा हो गया है, दैट कांट बी रिवर्स्ड, है ना। तो अर्ली इसीलिए है, इसी का अवेयरनेस है कि जितना जल्दी उतना जल्दी ट्रीटमेंट। जी, मेरा नाम मुजाहिद नकवी है। मैं 14 साल हो गए किडनी ट्रांसप्लांट कराए हुए। वेरी नाइस। यहाँ AK शर्मा साहब भी मेरे नेफ्रोलॉजिस्ट है। मैं जयपुरी का रहने वाला हूँ। मेरे क्वेश्चंस मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन समाज के लिए जो पेशेंट्स हैं उनके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चंस तो है मेरा मेडिसिन का। क्योंकि डॉक्टर साहब आप जानते हैं कि किडनी की दवा जो है ब्रांडेड अगर हम लेते हैं तो बहुत महंगी होती है, और हर आदमी के बस की बात नहीं है, सरकार में भी वो नहीं मिल पाती। तो डॉक्टर जो भी लिखते हैं कि आपको नहीं ये लेना, यही लेना, ये लेना, किस तरीके से वो अरेंज करें। मैंने अपने ऊपर एक फार्मूला अप्लाई किया है माई सेल्फ। आई एम एन एडवोकेट और भगवान का शुक्र है एवरीथिंग इज ओके फाइनेंशियली, दैट्स नो। तो एक तो मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या हम हमारे गरीब पेशेंट्स जो होते हैं उन्हें ये सलाह दे सकते हैं कि आप सरकार की दवाइयाँ लीजिए और उससे वो कीजिए। अच्छा, दूसरा मेरा ये है कि अक्सर डायलिसिस सेंटर के अंदर जब डायलिसिस होती है तो कभी बीपी का फ्लक्चुएशन आ जाता है या उसका HB कम हो जाता है। स्टार्टिंग में जब हमने वो देखा तो बाजार के अंदर वो मिल रहा है 1800 रुपये और 3600 रुपये। मैंने कहा बड़ा महंगा है, किस तरीके से बात है। अब डायलिसिस सेंटर पे कोई भी डॉक्टर किसी मरीज को लिख देता है कि जाओ इसका हीमोग्लोबिन कम है, इंजेक्शन लेके आओ। वो बेचारा भाग के जाएगा और वो इंजेक्शन लेके आएगा, चाहे उसने खाने नहीं खाया हो। लेकिन जब हमने इसकी मालूमात की तो चेन्नई से यही इंजेक्शन जो 1800 रुपये का 400 रुपए के भी आते हैं सर। मैं वही बता रहा हूँ, वही कंपनी का 360 रुपये में हमने लिया। बिल्कुल आते हैं सर। तो ये जो इस तरीके, क्या डॉक्टर्स डायलिसिस सेंटर के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं हो सकता कि भाई नहीं आपको लाने की जरूरत नहीं, आप 1800 रुपये खर्च मत करो, ये यहाँ मिलेगा आपको 300 रुपये का, 400 रुपये का, 500। ये तो है ना, ये क्वेश्चन आपको सरकार के साथ पुट करना है। कर दिया हमने रिप्रेजेंट। चिरंजीवी में आपको इंजेक्शन आना ही चाहिए। अगर आप चिरंजीवी में फ्री डायलिसिस दे रहे हैं तो आना ही चाहिए। हाँ नहीं, मैं यही है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो एक मैं आपसे मशवरा चाहूँगा डाइट के बारे में। हम दवाइयों से तो हमारी बीमारियाँ ठीक कर रहे हैं, क्या प्राकृतिक कोई ऐसा इलाज नहीं है, चाहे वो डाइट का हो, एक्सरसाइज का हो, घूमने फिरने का हो, अपने डेली रूटीन का हो। बिल्कुल। तो ज़्यादातर मरीजों को हम बजाय डाइट, बजाय मेडिसिन के, अगर हमें उसे कहें कि भाई आप अपने लाइफ स्टाइल को इस तरीके रखेंगे, दैट विल बेटर फॉर यू, कैन पॉसिबल। सर आप मेरा प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे तो 4 लाइन सबसे ऊपर यही होती है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जो सब पेशेंट मुझे आके कहते हैं मैम बीपी है ना, अभी भी 4 दवाइयाँ ले रहा हूँ, 150 चल रहा है। तो मैं कहती हूँ मैंने तो दे दिया, आपने क्या करा ये बताओ मुझे। आपने योगा करी, आपने वॉक करी, आपने ये करा, अपनी तरफ से आप क्या कर रहे हो, फिर हम बीपी कंट्रोल। हाँ, थोड़ा सा ये चूंकि दोनों चीजें साथ में जाना बहुत जरूरी है। अकेला डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते, और अकेला अगर आपका 200 बीपी है तो नेचुरल थेरेपी भी कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, तो नेचुरल थेरेपी अगर हम ज्यादा ध्यान दें, कुछ बिल्कुल लेना चाहिए तब। बिल्कुल, क्योंकि किडनी की बीमारी इतनी महंगी बीमारी कैसा बहुत अच्छे चूंकि सब पेशेंट और रिलेटिव्स सब इमोशनली और फाइनेंशियली बिल्कुल ड्रेन हो जाते हैं सर, है ना। तो ये प्रेशर देना कि आपको यही दवा लेना है वो तो कभी देना ही नहीं चाहिए। जिसको जैसा हो पा रहा है वो वैसा करे, जितना ट्रीटमेंट करा सकता है। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि आपने फॉलोअप नहीं लिया है कम किसी का, वाई फॉलोअप इज नेसेसरी, लेट मी टेल यू, है ना। क्या होता है कि व्हेन वी स्टार्ट ना इम्यूनोसप्रेशन तो दे आर इन हैवी डोज, 2 टैबलेट्स BD, पाइसोलॉन, टेक्रोलिमस, है ना। ग्रेजुअली हम कम करते हैं। तो एक आता है हमारा 1 ईयर पे जिस पे हम कम करते हैं, एक हमारा आता है 5 ईयर पे जिस पे हम और कम करते हैं, है ना। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसीलिए फॉलोअप ज़रूरी है कि मिनिमल इम्यूनोसप्रेशन पे आ जाए। क्यों? क्योंकि आफ्टर 5 ईयर्स पेशेंट को रिजेक्शन का रिस्क नहीं है, पेशेंट को इन्फेक्शन का रिस्क है।
इन्फेक्शन है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, ये 3 चीज़ें इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी अगर वो ले रहे हैं तो बिल्कुल हो सकता है। तो अगर पेशेंट हमारे पास फॉलोअप में नहीं आया और वो सेम 2 ही टैबलेट खाता रहा सुबह शाम, है ना, और उसका कम ही नहीं हुआ, तो बिल्कुल वो डेफिनेटली ही विल लैंड अप इन इन्फेक्शन एंड एक्सपायर। आई सीन मैनी पेशेंट्स, है ना, उसमें यही होता है कि आपका इन्फेक्शन का चांस इंक्रीज हो जाता है। और अपने इंडिया बीइंग अ कम्युनिकेबल डिजीज का सेंटर है, अपना हब है, देयर इज टीबी, देयर इज LRTI, वायरस चल रहे हैं, बैक्टीरियल न्यूमोनिया चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। तो आपकी अगर इम्यूनिटी 5 ईयर्स के बाद में आपने डोज कम नहीं कराई है तो डेफिनेटली चांस फर्स्ट कि आपको इन्फेक्शन होगा। जो पहले से अगर कोई बॉडी में टीबी पड़ी है वो फ्लेयर अप होगा, कुछ तो होगा, ठीक है। सेकेंड थी कैंसर। आपके एज में भी आपको स्क्रीन बिल्कुल कराना चाहिए। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी आपकी इम्यूनिटी कम करती है, तो कैंसर के लिए भी इम्यूनिटी कम करती है ना। ये 2 चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी है, टेक्रोलिमस है, इमेटिल है, उनका खुद का भी साइड इफेक्ट होता है बॉडी पे, जिसमें से एक आपको है जो डायबिटीज़ आप बता रहे हैं, ठीक है ना। उसके अलावा भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, TLC कम कर देता है, हीमोग्लोबिन कम कर देता है, पैनसाइटोपिनिया कर देता है ना। तो ये सबको देखते हुए इम्यूनोसप्रेसिव कम करे जाते हैं या स्विच करा जाता है। किसी को रिकरेंट डायरियाज हो रहे हैं, हम स्विच कर देते हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक साथ करना रहता जो 1 साल में नहीं सर, 5 साल में होता है। और ग्रेजुअली तो हम बहुत कम कर देते हैं इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। जैसे आप 14 ईयर्स पे है ना, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है कि अपनी किडनी इससे कस्टम कर चुकी है। मिनिमम देखें तो अपना वाइसोलिन 5 मिलीग्राम अल्टरनेट डे हो जाता है, टेक्रोलिमस का डोज बहुत कम हो जाता है, 4 से 6 हम उसका लेवल रखते हैं। अपन क्या करते हैं, जब बाद में हमारे पास फॉलोअप में आता है तो 6-6 महीने से हम लेवल कराते हैं। लेवल कई लोगों का क्या है, बाद में इंक्रीज भी हो जाता है ऑटोमेटिकली जब बॉडी रिएक्ट करती है। तो आप स्टार्ट करें, आपका 6 लेवल था, हो सकता है 2 साल बाद वो 14 हो, तो उसको कम करना जरूरी है। दैट्स वाई 6 मंथ एटलीस्ट, 6 मंथ आई फील कि 5 साल के बाद एटलीस्ट 6 मंथली तो फॉलोअप होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मैलिग्नेंसी स्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर देखेगा कि आपको छोटा मोटा, आपको तो लग रहा है कि ये मस्सा हो रहा है, बट दैट कैन बी मैलिग्नेंसी। स्किन मैलिग्नेंसीज आर वेरी कॉमन, है ना। तो फिर जैसे जैसे एज बढ़ती है ये वाली चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती। डॉक्टर नमस्कार, मैं अशोक कुमार शर्मा जयपुर से ही हूँ। मेरे को 11 साल हो गए हैं किडनी ट्रांसप्लांट कराए। मेरा बड़ा एक ही क्वेश्चन है, क्योंकि मैं 66 की एज हो गई है, तो आज के एज पे जनरल क्वेश्चन है सभी सीनियर सिटीजन्स को जो 11 साल हो गए करीबन या सीनियर सिटीजन, उनको क्या ध्यान रखना चाहिए। नो डाउट मैं डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ, दिखाता हूँ, मेडिसिन लेता हूँ, फिर भी एक जनरल लाइफ स्टाइल में किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आगे से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। जैसा नकवी जी ने कहा, मैं भी डॉक्टर को वो 3 महीने में मेरे को पता जाऊँगा, मेरी वही प्रिस्क्रिप्शन, वही मेडिसिन वही होंगी, लेकिन मैं तो सीनियर सिटीजन को क्या ध्यान रखना चाहिए। मेन चीज आज की एज 66 हो गई है मेरी एज। बिल्कुल सर, सीनियर सिटीजन में एक तो देखिए पहले तो हेल्थ चेकअप का था कि अपन 60 के बाद में आपको ईयरली हेल्थ चेकअप आपका लेना ही चाहिए, अगर अपन को कोई डिजीज नहीं है तो भी, है ना। तो अब ये 60 वाला मैंने तो 20 ईयर्स कर दिया है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा रहता है कि यंग है उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिजीज़ उन्हीं को निकलती है ज़्यादातर, कि यूरिन अपन ने चेक नहीं कराया, प्रोटीन निकल रहा था, BP हाई था, है ना, यंग वालों को ज़्यादा है। 60 के बाद रूटीन हेल्थ चेकअप, जिसमें यूरिन टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यूरिन सबसे सस्ता टेस्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा किडनी का उसी में पता लगता है, और वही हम कराना भूल जाते हैं, क्योंकि सैंपल देने में अपन को ऐसा लगता है कि यूरिन का सैंपल कौन देगा करके, है ना। यूरिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, किडनी के हिसाब से हम देखें तो ईयरली अपन वो चेकअप करें। साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट। देखिए आप अब जो 60s में वो उस जनरेशन से आते हैं जब उस टाइम पे फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करता था, तो देवर एक्टिव, आप सब एक्टिव रहा करते थे। लेकिन अभी ग्रेजुअली मैं देख रही हूँ कि जैसे हमारे नाना नानी दादा दादी हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, इन लॉज हैं, है ना, वो सब धीरे धीरे सेडेंट्री होते जा रहे हैं। देखिए अभी आप वाली जनरेशन में भी ये चीज़ आने लग गई कि अपन मॉर्निंग में उठे हैं तो पहले लोग ऐसे 1 लोटा पानी पियेंगे तांबे के उसमें रख के, और ये सब हुआ करता था कि अपन तांबे में रख रहे, बाहर घूम के आ रहे, आधा घंटा वॉक करके आ रहे। अब हम वो सुबह उठ के व्हाट्सएप के, जैसे मेरे को ही मैसेज आने लग जाते हैं, पापा मैसेज कर रहे 7:30 बजे गुड मॉर्निंग, है ना, तो अब हम सुबह उठ के मोबाइल में लग जाते हैं। ये वाली चीज़ मैंने बिल्कुल देखी है। बच्चों को अगर मोबाइल अफेक्ट कर रहा है तो एल्डरलीज को भी कर रहा है। इवनिंग की वॉक है वो कम हो गई, क्योंकि गुड नाइट के मैसेजेस उस टाइम पे करने होते हैं हमको। ये लाइफ स्टाइल हो गई सर, है ना। दूसरा, खाने पीने में मुझे लगता है कि अभी जो 60s की जनरेशन चल रही है वो पुराना ही फॉलो कर रही है अभी भी, है ना। वही हम सब घर का खाना, रोटी सब्जी वही खाते हैं। जो नई चीज़ आई है, जो लोग वेस्टर्न को फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न को फॉलो करने का मतलब है कि अभी जैसे लोग बोले हेल्दी, तो
लोग मेरे से पूछ के जाएंगे कि मैम कीवी खा लें क्या, कीवी से क्या होगा। मतलब जो वेस्टर्न आती जा रही है ना, ये प्रमोट हो रहा है कि नोवा सैलड खानी है, कीवी खानी है। अपने ऑलरेडी अपने मिलेट्स पुराने वाले बहुत है अपने पास में, जो ज्वार रागी ये सब बहुत है। तो मेरा कहना ये है कि लाइफस्टाइल में भी खाना वो ही रखो जो सीज़न का हो। अभी सारे सीज़न में एप्पल मिलता है, जबकि हमें पता है कि एप्पल सर्दियों का हुआ करता था, है ना। तो आपको ऑर्गेनिक खाना खाना है, जो फ्रूट उस सीज़न का आ रहा है उसी टाइम पे खाना है, जो अपन पहले से खाते आए हैं। और आप लोगों से ज़्यादा उस चीज़ तो कोई नहीं जानता। ये सब चीज़ें आपने देखी हैं कि पहले ये चीज़ इस टाइम पे आया करती थी और अब थ्रू आउट सीज़न आ रही है ना। तो जो थ्रू आउट सीज़न आती है उसमें मान के चले कि पेस्टिसाइड्स ज़्यादा होते हैं, कि आपने उसको स्टोरेज के लिए रखा है और पेस्टिसाइड्स ज़्यादा हैं। तो फर्स्ट थिंग यही है, शुद्ध खाना, घर का बना हुआ खाना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मेरे हिसाब से यही चीज़ें हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया वगैरह पे और व्हाट्सएप पे और ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसोम्निया बहुत हो रहा है आजकल, नींद नहीं आती है लोगों को। 10 बजे बाद में भी अगर मोबाइल पे लगे हुए हैं, 8 बजे के बाद में भी मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो बिल्कुल इंसोम्निया होगा। और इंसोम्निया के मैं साइड इफ़ेक्ट्स आपको बता दूं, अगर आपको नींद नहीं आई है तो धीरे धीरे वो ओएस से होने लग जाता है। रात में जो आपका बीपी कम होना चाहिए, 12 बजे आपका सबसे मिनिमम बीपी होना चाहिए, वो बीपी धीरे धीरे इंक्रीज होना चालू हो जाता है। तो नाइट टाइम हाइपरटेंशन होना स्टार्ट हो जाती है इंसोम्निया से, जो हार्ट के लिए, किडनी के लिए, स्ट्रोक के लिए, सबके लिए रिस्क फैक्टर होता है ना। अभी मैं बोलूँ लाइफस्टाइल में तो यही है। और रेगुलर हेल्थ चेकअप, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपका शुगर बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए। स्ट्रिक्ट कंट्रोल का मतलब है HbA1c 7 से नीचे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 8.5 चल रहा है लेकिन मैं दवा तो ले रहा हूँ ना। 7.5 से हाँ 7 से 7.5 आपका बीपी 130/80 से नीचे होना चाहिए थ्रू आउट दी डे। ऐसा नहीं गोली नहीं खाई है तो 170 चल रहा है, लेकिन गोली खा लेता हूँ उसके बाद 120 हो जाता है। दिस इज स्ट्रिक्ट कंट्रोल। दूसरा क्वेश्चन और कुछ भाई से, अभी भी लोग बाग ट्रांसप्लांट की बजाय डायलिसिस के ऊपर जाना चाहते हैं। मतलब कई बार तो मतलब अपन लोगों को भी ये होना चाहिए कि ट्रांसप्लांट से लाइफस्टाइल इंप्रूव होती है। मुझे आज तक कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ या किसी तरह से कब होती। सब स्पोर्ट्स वगैरह सभी खेलना, लाइफ पूरी 100% लाइफ, पर कुछ अभी भी डायलिसिस पे जाना चाहते हैं, तो उसको अपन लोगों को अवॉइड करना चाहिए किसी तरह का। जी सर, वो तो अवेयरनेस होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। ट्रांसप्लांट से लोग अभी भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। चाहिए किडनी ट्रांसप्लांट इतना कॉमन हो गया है कि हम वही चीज़ यहाँ कर रहे हैं जो यूएस में लोग कर रहे होंगे। ऐसा कुछ भी नया नहीं है कि कोई बाहर कर रहा है और हम। हेलो मैम, अमित शर्मा नाम है मेरा, किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हूँ। मेरे ट्रांसप्लांट के बाद में जो मेडिकेशंस लिखी गई प्रिस्क्रिप्शन पर, उसमें साथ में एक और दवाई लिखी गई रेंटैक, एसिडिटी के लिए। जी मैंने फॉलो किया, बट 4 या 5 महीने बाद में एक है नोन, उनका भी ट्रांसप्लांट मेरे आसपास ही हुआ था। मैंने पूछा क्या क्या दवाई चल रही है, तो बोला कि सेम डॉक्टर हमारे सेम। ओके। तो उसने अपनी रेंटैक नहीं बोली। मैंने भाई तू रेंटैक क्यों नहीं ले रहा, वो गांव का है, वो अच्छा रहा उसके लिए, बताता हूँ क्यों। वो बोला मुझे मैं रेंटैक क्यों लूँ, मेरे को एसिडिटी है ही नहीं। तो मैं कहा नहीं, मैंने भी मेरे डॉक्टर से पूछा था, तो उन्होंने बोला कि आप ये जो दवाई ले रहे हो माइफॉर्ट और टैक्सेंट, तो उससे एसिडिटी होने के चांसेस होते हैं, इसलिए रेंटैक लेनी चाहिए। तो फिर वो बोला कि होते हैं, होगा तो ही लूँगा ना, पहले क्यों लूँ। मैं कहा ये बात भी बिल्कुल सही है, जब प्रॉब्लम होगी तो ले। मैं कहा मैं कोशिश करता हूँ छोड़ने की, बट मेरी बॉडी हैबिचुअल हो चुकी है। मेरे को 10 साल हो जाएंगे 19 जनवरी को ट्रांसप्लांट कराए हुए। अब मैं काफ़ी बार कोशिश करता हूँ हाँ, ग्रेजुएट मैं छोड़ देना चाहिए, छोड़ूँ, बट नहीं मैम। जैसे मॉर्निंग में मैं लेता हूँ फ्रेश होने के बाद में, यदि मैं 1 घंटे तक दवाई नहीं लूँगा ना तो मुझे वॉमिट जैसा फील होता है। ओके। मतलब पेट दर्द होता है, ऐसा लगता है कि वॉमिट होगा। और जैसे ही मैंने दवाई ली विद इन अ मिनट मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। मैं उसको छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ रेंटैक को, मतलब मेरी बॉडी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, मेंटली और फिजिकली दोनों अपने। बहुत। और वहीं वो है टचवुड, उसको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बोल रहा है मैं बिंदास हूँ, मैं मजे ले रहा हूँ। जैसे ही आपका वायरसोलॉन कम हो जाए ना और आपके इम्यूनो सप्रेशन कम हो जाए, देखिए रेंटैक स्पेशली नॉट ओनली फॉर माइफॉर्टिक, वायरसोलॉन जो चलती है आपकी, स्टीरॉइड जो चलता है, जो लाइक्लोन चलने वाला है आपका, है ना। स्टीरॉइड ज़्यादातर ऐसा होता है कि अल्सर्स कॉज करता है। ओके। तो उसके लिए अपन को देना पड़ता है। अब वो जब मिनिमम हो गया आपका कि 5 mg मिनिमम चल रहा है या 5 mg ऑल्टरनेट डे मिनिमम चल रहा है, तो फिर ग्रेजुअली आप उसको एसोस कर सकते हो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, है ना। वन क्वेश्चन, यहाँ जितने ट्रांसप्लांटी बैठे हैं उसमें से कुछ हम लोग इंटरनेशनल भी खेलने जाते हैं गेम्स, सारी वेरी नहीं। वहाँ जितने भी अदर कंट्रीज के लोग हैं वो सारे फिट है, हम पेट वाले हैं। पेट वो लोग भी खाना खाते हैं बट वो इतने फिट है मैम,
उनको देख के हमें लगता है कि यार ये हमारा फालतू का इलॉजिकल हम ये देते हैं कि नहीं यार हम स्टेरॉइड लेते हैं इसलिए पेट आता है, ये जबरदस्ती बोलते हैं। स्टेरॉइड तो वो लोग भी ले रहे हैं, तो उनका पेट क्यों नहीं? और वो इतने फिट होते हैं, बहुत फिट होते हैं वो। ज़्यादातर देखो है ना, जो काउकेशियंस होते हैं ना जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनका जो होता है वो नॉन वेज बेस्ड होता है डाइट, है ना। अपने वेजिटेरियन डाइट में बहुत प्रोटीन नहीं होता है, और कुछ लोग डर के मारे भी नहीं खाते इवन आफ्टर पोस्ट ट्रांसप्लांट। जब हम बोल देते हैं कि अब तो आपको प्रोटीन खाना है ना, तो वेजिटेरियन डाइट में आप हैं तो आपको 7 to 8 थिंग्स लेनी पड़ेंगी प्रोटीन की पूरे दिन में, ताकि आप उसका सप्लीमेंट कर पाओ। मान लो 70 kg का कोई है तो उसको 70 ग्राम प्रोटीन खाना है, एंड इफ़ यू आर एथलीट तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन खाना है। तो 80 ग्राम सप्लीमेंट करने के लिए आप 1 गिलास दूध और 1 कटोरी दही खा के चुप गए, उतने से नहीं होगा। 1 गिलास दूध में सिर्फ 8 ग्राम प्रोटीन है, 1 कटोरी दही में सिर्फ 4 ग्राम प्रोटीन है। 14 ग्राम से कैसे अपन वैसी बॉडी का। तो फैट के लिए फिर क्या करना चाहिए ताकि इस फैट को कुछ कम कर पाए? फैट के लिए डाइट कंट्रोल है, डाइट कंट्रोल है। जो चपाती आई थिंक इतना नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अपना जो इंडियन डाइट है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है, इट इज़ नॉट प्रोटीन बेस्ड, है ना। तो आप प्रोटीन पे उसको कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। प्रोटीन वाली रोटी हो गई, जैसे उसके साथ में चने की रोटी आटा मिला सकते हैं आप, है ना। चीला रोटी की जगह खा सकते हैं इफ़ यू आर एथलीट। आप कुछ 6 to 7 थिंग्स आपको वेजिटेरियन लेनी पड़ेगी, तब जाके आप कहाँ पहुँच। नॉन वेज में जबकि कंपैरेटिवली बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। अगर आप वेजिटेरियन, हाँ नॉन वेज बेस्ड अगर डाइट है आपका, प्रोटीन बेस्ड डाइट है, तो ऑब्वियसली आप इंडियन क्रिकेट टीम को देख लीजिए ना। आप बाकी क्यों जाते हैं, आप क्रिकेट टीम को, किसी भी टीम को उठा के देख लीजिए। आप ऑस्ट्रेलियन टीम को देखिए कितने फिट है, और आप अपनी टीम को देखिए, है ना। तो फिटनेस लेवल ऑफकोर्स इंडिया वालों में अपना होता ही है, अपना कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट है खाते हैं। हाँ वही कह रहे हैं, अपनी कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट है। हमें भूख लगे तुम रोटियाँ ज़्यादा खाएंगे, 4 रोटी खाएंगे, 5 रोटी खाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम 3 कटोरी दाल एक्स्ट्रा खाएंगे, वो नहीं होता है। फास्टिंग में आपको ये बताऊं कि पोस्ट ट्रांसप्लांट द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज कार्डियक डेथ। सडन कार्डियक डेथ जो होती है, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट, नॉट इन्फेक्शन, नॉट किडनी फेलियर, नथिंग, है ना। तो इसीलिए जो हम बोल रहे हैं ना फॉलोअप, वो कार्डियक के लिए भी होता है कि यू नीड टू हैव इकोस्प्रिन और टोरवास्टेटिन इन योर प्रिस्क्रिप्शन। बताओ। नमस्कार मैम, मैं विजय राजौरिया, रोटरी क्लब रॉयल से। ऊपर के वाले की दया से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात इनके एक सवाल के साथ जुड़ूँ। इन्होंने कहा कि हम ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे थे, वो थे। जो मैंने नॉलेज अभी पिछले कुछ टाइम में ग्रहण की, उसके मुताबिक बाबा रामदेव बोलता ही है कि कोल्ड ड्रिंक जो है वो टॉयलेट क्लीनर है, इसको तो पीना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, एकदम कोल्ड ड्रिंक तो अवॉइड ही कर दो आप। दूसरा असली सवाल मेरा ये है, जी सर, एक तो ये बताइए कि किडनी पेशेंट को आप पानी की एक क्वांटिटी देते हैं खास। हाँ, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि पिछले 1 साल से मैं कुछ पानी के व्यापार में ही हूँ। अच्छा, वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें पता लगी थी, तो मैंने इसलिए स्पेशल मैंने इसीलिए पूछा, क्योंकि वहाँ पे हमें ये चीज़ बताई गई है कि बेटर है कि वो पानी, हमारे वाला पानी 7 pH का एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का पिया जाए। दूसरी बात ये है, सवाल ये है, क्या जो ड्रिंक है ये जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक, एक तो हो गए ट्रांसप्लांट वाले लोग, एक डोनर एक रेसिपेंट, कौन से को लेना चाहिए कौन से को नहीं लेना चाहिए, पहला तो सवाल ये है। दूसरा, अगर कोई बंदा लेता है नॉर्मल लाइफ में जैसे मैं ही, तो मुझे इसका इफेक्ट कितना होगा? पहला क्वेश्चन आपको था कि पानी की क्वांटिटी। एक और थोड़ा सा बीपी के अंदर, एक तो आपने बताया शुरू में जिक्र किया था 130 बीपी में किडनी का बहुत बड़ा रोल है। तो बीपी जिनको होता है उसका क्या आप ये पक्का समझते हैं कि किडनी का ही रोल होता है? नहीं, इसका जवाब मुझे चाहिए। ठीक है सर, पहली चीज पानी का, नॉर्मल इंसान को 2.5 लीटर पानी लेना चाहिए, है ना। जो ऐसा बोलते हैं कि हम तो सुबह आधा लीटर एक साथ पी गए और पूरे दिन में 6-7 लीटर पी जाते हैं, कोई फायदा नहीं है। अगर आपकी किडनी फंक्शनिंग है उस पर विश्वास करिए, आप 6-7 लीटर पियेंगे, आपके शरीर को 2 लीटर की ज़रूरत है, तो आप बाकी का 4 लीटर यूरिन में ही निकालेंगे। और फिर बहुत सारे ऐसे आते हैं हमारे पास कि हम पूरा दिन जाते ही रहते हैं, पूरा दिन पूरी रात हो जाती है टॉयलेट जाते जाते, क्योंकि किडनी फंक्शन कर रही है। मेरे अपनी बॉडी को इतनी ज़रूरत है, इतना ही निकाल लें। मेरे एक फ्रेंड की वाइफ ऑपरेशन का, तो उसको उन्होंने बता रखा है कि और आपको 700 ml। मैं वही बता रहे सर, आगे चल रहे। नॉर्मल इंसान को 2.5 लीटर ही पीना चाहिए, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। आप बाहर काम कर रहे हैं, जैसे मजदूर हैं, किसान हैं, जो बिल्कुल गर्मी की कंडीशन में काम कर रहे हैं, तो 3-3.5 लीटर
प्रेग्नेंट हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं तो भी 3-3.5 लीटर पीना चाहिए। ये कुछ स्पेशल थिंग्स हैं। या स्टोन वाला पेशेंट है जिसको हम कहते हैं थोड़ा ज़्यादा पानी अपन को 3-3.5 लीटर पीना है। अब बात आती है किडनी पेशेंट की। किडनी पेशेंट का हम डिसाइड कैसे करते हैं? पेशेंट को कभी अगर सूजन नहीं आई है, पेशेंट ढंग से यूरिन पास कर रहा है, ज़्यादातर ऐसे पेशेंट होते हैं 4 क्रिएटिनिन से नीचे वाले, जो ढंग से यूरिन आ रहा होता है, कभी स्वेलिंग की हिस्ट्री नहीं है, तो हम उनको नॉर्मल क्वांटिटी अलाउ करते हैं। आप 2 लीटर पानी पीजिए, आधा लीटर चाय, छाछ, दूध, सब्जी की तरी, दही, सब पानी सब मिला के 2.5 लीटर आपका हो जाएगा। इन केस आपको सूजन आती है तो हम आपका पानी कम करेंगे, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। किसी पेशेंट को हिस्ट्री होती है कि पाँव में स्वेलिंग आती है तो हम एक गोली चालू करते हैं, आपको पता है टॉर्सिमेट जो होती है। उसके बावजूद भी अगर पेशेंट को पाँव में सूजन बनी हुई है, पेशेंट का सांस फूल रहा है, हार्ट की पंपिंग अपनी कम है, बार बार सांस फूलने के साथ हमारे पास आ रहा है, तो हम डिसाइड कैसे कर दें कि उसको कितना पानी लेना है। जितना आपको यूरिन आ रहा है उसका आपके पास मेजरमेंट होना चाहिए कि हमने गोली दी है उससे आपका यूरिन बढ़ के 1.5 से 2 लीटर हो गया है, तो आपको हमेशा लिक्विड उससे आधा लीटर कम ही लेना है, नहीं तो बार बार ये स्थिति बनी रहेगी सांस फूलने की, है ना। तो ऐसे हम डिसाइड करते हैं कि मैं उनको बोलती हूँ आप 5 दिन बाद फॉलोअप पे आइए, इतना मैंने टैबलेट बढ़ाई है, 5 दिन आप एक बार चार्ट कर लीजिए आपको यूरिन कितना आ रहा है, ठीक है। इतना यूरिन आ रहा है तो फिर मैं अगली बार उनका फिक्स कर देती हूँ कि आपकी गोली इतनी है, आपको पानी इतना ही पीना है। 2 लीटर आ रहा है, सांस फूल रहा है, तो आप 1.5 लीटर लीजिए सब मिला के, जिसमें से सिर्फ 1 लीटर पानी और आधा लीटर चाय दूध वगैरह हो जाएगा, है ना। तो हम नेगेटिव बैलेंस में ही रखते हैं ताकि सांस नहीं फूले। ये तो हमारा तरीका है बताने का। जैसा आप बोल रहे हैं आपके साथ वाले को 700 ml बताया है, तो कहीं ना कहीं उसका सांस फूलता ही होगा, कहीं ना कहीं उसको यूरिन 1200-1500 से ज़्यादा नहीं आता होगा। तो फिर हो ही गया सर, डायलिसिस ट्रांसप्लांट हो चुका है सर, आराम से आप 3.5 से 4 लीटर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, लेकिन इतना तो पीना ही है ना। अब वो ऐसा लग रहा है कि क्रियाट कम करने के लिए, तो होता क्या है, जितना तुम पियोगे उतना बॉडी में एक्स्ट्रा डाइल्यूशन होगा। डाइल्यूशन मतलब जैसे सब्जी की तरी है ज़्यादा होगी तो आलू कम दिखाई देंगे, तो तुम्हारा सूझ जाएगा, लेकिन तुम्हारा क्रियाट तुमको 2 से 1 पे आता दिखाई देगा, तो यू विल बी हैप्पी। बट वो क्या हो रहा है, वो डाइल्यूशन हो रहा है, बॉडी सूझने लग गई है ना। तो जितना आ रहा है उतना ही लेना चाहिए। विंटर टू समर भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, समर के तो ज़्यादा लेना ही होता है अपन। मैं सरिता राजौरिया रोटरी क्लब से, और मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे अभी ना बीपी काफ़ी हाई हो गया था, लेकिन हमारा खाने पीने का रूटीन बहुत सही है, दोनों हस्बैंड वाइफ का। तो ये वाटर फास्टिंग भी रखते हैं हफ्ते में 2 दिन, कभी कभी मैं भी रखती हूँ हफ्ते में 1 दिन। तो अभी मेरा बीपी 180 हुआ, फिर 286 हो गया था। 286 सिस्टोलिक बीपी। हाँ, तो ये रात को हॉस्पिटल लेके गए, जैसे एकदम वो डाउन होने में नहीं है, ऐसे में इतना बीपी मुझे कभी नहीं था। ठीक है। और जितनी भी मेरी रिपोर्ट है वो सारी एकदम ओके है। तो ये समझ नहीं आता कि इतना क्यों बढ़ रहा है और क्यों। इसको एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें जो आप अपनी लाइफस्टाइल से मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेज में अपन को नहीं पहुंचना है कि अपना बीपी किसी दिन 280 हो गया। हाँ जी, आप 150 से ऊपर जा रहे हैं, आप मेडिकेशन स्टार्ट कराएं अलॉन्ग विद लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल से तो अपन जितना कंट्रोल कर सकते हो करना है, कि आप योगा करें, खाने पीने में करें, नमक कम करें, वॉक करें, वो तो हमको करना ही है, बट उससे अड़े ही नहीं रहना है कि मैं तो लाइफस्टाइल से ही कम करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं 1 घंटा योगा करती हूँ, वॉक करती हूँ, अब तो मैंने छोड़ दिया। 10 किलोमीटर तो मैं चलती थी। आपको उसको कंट्रोल कराना चाहिए दवाइयों के साथ में, बहुत ज़्यादा होता है ना, इस पे हार्ट अटैक आने का, स्ट्रोक चढ़ने का बहुत रिस्क इंक्रीज हो जाता है ना, तो आपको मेडिकेशन स्टार्ट करानी चाहिए। अच्छा, एक जिक्र और है मेरा, जो किडनी पेशेंट होते हैं इनको ड्रिंक लेनी चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। लीजिए, ड्रिंक किसी को नहीं करनी चाहिए, चाहे किडनी पेशेंट हो चाहे नहीं हो। बीपी को कंट्रोल रखेंगे। स्टोन के लिए जो आपका स्टोन डाइट होती है, मतलब किस चीज़ का स्टोन बना है, उसको अपन डाइट में चेंज करेंगे, है ना। एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, हाँ जी। जो किडनी के अंदर स्टोन हो जाते हैं वो कैसे होते हैं, फिर वो निकलने में इतनी परेशानी होती है कि वो निकल नहीं पाते। कई लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको पेन भी होता है किडनी की वजह से, और फिर वो निकल भी जाए तो फिर दोबारा बन जाता है। ये क्या क्या रीज़न है, मेरे को ये चाहिए। देखिए, अपना जो है राजस्थान स्टोन ड्रॉन बेल्ट है, राजस्थान में बहुत स्टोन होते हैं, ठीक है। क्यों हो रहे हैं राजस्थान में स्टोन? पहली चीज़ तो डाइट में सबसे ज़्यादा बनने वाले स्टोन हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के, ठीक है। एक हमारी डाइट दूध दही पे बहुत बेस्ड है, दूध दही छाछ जिसमें कैल्शियम जा रहा है, और ऑक्सलेट क्या है, ये सब पालक, बथुआ, मेथी, ये सब जो आना स्टार्ट होता है ये ऑक्सलेट है, ठीक है। तो वो हमारी उसी पे बेस्ड डाइट है। दूसरा,
अपने में गर्मी बहुत पड़ती है और बारिश के दिनों में जब ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आना स्टार्ट होती हैं, आपका पानी का इंटेक कम हो गया बारिश में, तो ये सब कुछ अक्यूमुलेट होकर स्टोन बनना स्टार्ट होता है। मोस्ट कॉमन कैल्शियम ऑक्सलेट है, सेकंड पे कैल्शियम फॉस्फेट है, वही कैल्शियम हो गया। बाकी सब रेयर स्टोन्स हैं, यूरिक एसिड के स्टोन्स हैं, सिस्टीन स्टोन्स हैं, जो पर्टिकुलर डिजीज की वजह से बनते हैं कि किसी को फैमिलियल हिस्ट्री भी होती है, बट मोस्ट कॉमन यही है कैल्शियम ऑक्सलेट। क्यों बन रहे हैं? पानी आपने कम पिया है ना। आजकल एसी में रहने की आदत है, पानी 1-1.5 लीटर भी अपन कंज्यूम नहीं कर पाते हैं कि हम तो अंदर ही बैठते हैं, पानी की प्यास ही नहीं लगी, फर्स्ट रीज़न। सेकंड, डाइट में कुछ लोग जैसे अभी आपकी एज में कि घुटने दर्द करने लगे तो कैल्शियम सप्लीमेंट चालू कर देते हैं, है ना, बिना पूछे या डॉक्टर की सलाह के बावजूद भी। कैल्शियम सप्लीमेंट अपन को बहुत लंबे टाइम नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी अपने डाइट में है और ऑक्सलेट साथ में अगर गया तो डेफिनेटली वो स्टोन बनाएगा। प्रिवेंशन क्या है? पानी अच्छे से आपको पीना है। दूसरा, पता कैसे करोगे कि कौन सा स्टोन बना है? तो अगर आपने पथरी निकलवाई है तो उसका एनालिसिस कराइए कि किस चीज़ की पथरी बनी है और फिर उसी को अवॉइड करना है। और अगर अपन नहीं निकलवा पाए कि निकल ली, टॉयलेट में बह गई और आज तक निकली नहीं, कभी ऑपरेशन करके निकाली नहीं, तो फिर एक 24 आवर्स यूरिन का टेस्ट होता है, उसमें कैल्शियम चेक करते हैं, ऑक्सलेट, फॉस्फोरस, जिसका स्टोन बन सकता है ना। तो वो 48 आवर्स का टेस्ट होता है जिसमें जो क्वांटिटी आपकी हाई आ रही है फिर उसी का ट्रीटमेंट कराएं। ऑक्सलेट ज़्यादा निकल रहा है तो ऑक्सलेट को रोकेंगे, कैल्शियम ज़्यादा निकल रहा है कैल्शियम को रोकेंगे, यूरिक एसिड ज़्यादा निकल रहा है यूरिक एसिड को। तो जो रिकरेंट स्टोन फॉर्मर्स होते हैं उनको ये टेस्ट करा ही लेना चाहिए कि बार बार किस चीज़ का बन रहा है, ताकि उसको हम अवॉइड कर सके। नमस्ते मैम, हाँ जी नमस्ते। मैं रोहित शर्मा, टोंक राजस्थान से, और अभी मैं ट्रांसप्लांट को 9 महीने हुए हैं और मैं नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। तो मेरा ये पूछना था कि पोस्ट ट्रांसप्लांट नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल कितना रहेगा? नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल जो है वो एक सब्जेक्टिव थिंग है ना। वो किडनी किससे ली है उस पर भी डिपेंड करता है, डोनर की किडनी की क्वालिटी कैसी थी। मान लो किसी का डोनर था जो दादी थी, 75 साल की थी, 70 साल की थी, उनका खुद का ही फंक्शन बहुत अच्छा नहीं था किडनी का, तो वो अगर मैंने किसी को लगाई है तो उससे अगर 1.5 भी आ गया है तो वो मेरे लिए नॉर्मल है, ठीक है। अगर वही किडनी अच्छी किडनी है, वाइफ ने दी है, 45 ईयर की है, भाई ने दी है, छोटा है 50 साल से, तो खुद तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई हाइपरटेंशन कुछ भी नहीं की थी, बहुत अच्छी फंक्शनिंग किडनी है और यंग पेशेंट में ही लगाई है, यंग पेशेंट जिसका मस्कुलर मास ठीक है, या एल्डरली में लगाई है। क्यों बता रही हूँ सिनेरियो? मान लो बेटे ने फादर को दी है, ठीक है, तो फादर में मसल मास नहीं है, पहली चीज़ मसल कम है, क्रिएटिनिन कम बनता है, और वो बच्चे से आई है जिसको कोई भी डिजीज़ नहीं थी, यंग किडनी है बिल्कुल, तो उसका क्रिएटिनिन बिल्कुल 1 से नीचे ही रहेगा, 0.8 0.6 भी अचीव हो सकता है उसका क्रिएटिनिन, ठीक है। अब यही यंग में लग गई है, बिल्कुल मस्कुलर बंदा है, 90 किलो का है और अच्छी मसल वाला बॉडी बिल्डर रहा था, उसका क्रिएट 1.2 भी आ गए तो भी नॉर्मल है मेरे लिए। तो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव कि किसकी किडनी हमने ली है और किसको लगाई है ना। 70 साल की अगर आपको लगाई है तो ऑब्वियसली 1.5 इज ओके फॉर अस, कि इतना ही अचीव होना, 5 ना हो गया। नहीं, जैसे आपने बोला कि 0.1 भी बढ़ रहा है तो हमारे लिए देखने की चीज़ है ना। तो जैसे मेरे क्या पोस्ट ट्रांसप्लांट तुरंत 1.6 था, 0.6 फर्स्ट थे, फिर 1.6, फिर धीरे धीरे मिनिमम 1.12 आ गया था, फिर वापस जैसे बढ़ के 1.45 के इसके अप्रोक्स है, तो बढ़ता फिर एक बार अभी लास्ट ऐसे हुई है नहीं हुई वाइफ से, तो सर ने तो ऐसे बोला था 1.5 से बहुत जाता है, तो जैसे अब ये मेरे लिए 1.3 से नीचे रहे तो ठीक है, या फिर इसमें टेस्ट करवाने चाहिए? देखो, कोई ना कोई रीज़न होगा कि तुम्हारी बायोप्सी नहीं हुई है, बहुत सारे रीज़न होते हैं रिजेक्शन के अलावा भी। एवर टेक्रोलिमस लेवल बहुत हाई होता है जिसको टेक्रोलिमस टॉक्सिसिटी कहते हैं, तो यूरिन में आके कुछ भी नहीं आ रहा है लेकिन आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो अगर आपने डॉक्टर ने देख लिया कि आपका टेक्रोलिमस लेवल हाई है और वो नीचे आ रहे हैं 6.3, अगर वो नीचे ला रहे हैं तो ठीक है, उसमें बायोप्सी की जरूरत नहीं होती है ना। लेकिन विदाउट एनी रीजन अपन को लगता है या यूरिन में प्रोटीन आना स्टार्ट हो जाता है, यूरिन में एक्टिव सेडिमेंट्स आ रहे हैं, आरबीसीज आ रही है, उसके साथ अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, टेक्रोलिमस लेवल भी नॉर्मल है, तो बिल्कुल बायोप्सी होनी चाहिए। एक्चुअल चीज़ तो बायोप्सी पे पता लगती है ना कि क्यों बढ़ रहा है।